डिस्कस किए हैं। ये तो ऐसे ही था, न्यूटन्स का कर्पस्कुलर थ्योरी। इसके बाद हाइजेंस वेव थ्योरी डिस्कस किए थे, और फिर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर लाइट की ड्यूअल नेचर कैसे कैसे आई हम लोग के सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये पूछा जाता है वेव फ्रंट के बारे में, वेव फ्रंट थ्योरी ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हाउ light travels as a wave according to Huygens wave theory. हाइजेन की वेव थ्योरी के अनुसार लाइट एक जगह से दूसरी जगह वेव के अनुसार कैसे जाता है, थोड़ा इसको समझिए। सबसे पहले पॉइंट वाइज हम लिख रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ईच सोर्स ऑफ लाइट is a central disturbance. Central disturbance which disturb all around molecules, around medium molecules, medium molecules मतलब इसका कहना है कि जैसे मान लो ये आपका बल्ब है, एक सोर्स है, जैसे ही हम इस बल्ब को स्विच ऑन करेंगे तो इसके आसपास के जो मीडियम मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक साथ, है ना, अचानक से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जैसे ही हम इस बल्ब को स्विच ऑन करेंगे। यही बात ये कहता है पहला पॉइंट में हाइजीन के अनुसार कि ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंट्रल डिस्टर्बेंस। ये जो सोर्स है वो यहीं पर बैठे बैठे आसपास के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है। इस डिस्टर्ब ऑल अराउंड मीडियम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है डिस्टर्ब हो गए। तो ये डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होते हैं, ये एक साथ दूर भागते हैं, एक साथ दूर भागते हैं और फिर वो एक साथ नजदीक आते हैं। ये सब एक साथ दूर भागे और एक साथ नजदीक आए। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सब क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। ये जो जितने भी पॉइंट मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, ये सब अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। आफ्टर डिस्टर्बेंस the molecules start vibrating. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि द लोकस मतलब पाथ ज्वाइनिंग, द लोकस of all particles of medium vibrating in same phase, in same phase मतलब सारे मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक साथ दूर गए, एक साथ नजदीक आए, दूर गए, नजदीक आए। तो ये सारे जो है एक साथ दूर जाना और नजदीक आना, फिर दूर जाना, फिर नजदीक आना, इसको हम कहते हैं सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब एक साथ दूर जाना फिर एक साथ नजदीक। और इन्हीं सारे पार्टिकल्स जो इस तरह के ऑसिलेशन कर रहे हैं, इनको अगर हम लाइन से ज्वाइन करते हैं
उसी को कहते हैं लोकस। लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। उसको क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। तो डिफरेंट सोर्स के वेव फ्रंट अलग अलग हैं। जैसे हम यहाँ एक साइड सोर्स लिखे, ये वेव फ्रंट है। तो पॉइंट सोर्स जो होता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल। जैसे ये आपका पॉइंट सोर्स है, तो इसके चारों तरफ अगर आप एक आर रेडियस का स्फीयर बना लो और ये होमोजेनियस मीडियम है, यहां से आर रेडियस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे आर रेडियस पे, वो सब एक साथ डिस्टर्ब होकर वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। एक साथ दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे, एक साथ दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे, एक साथ ये वाइब्रेट करना शुरू कर एक साथ। और इन्हीं सबको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो जो मेरा शेप बनता है, ये जो मैं रेड कलर से पार्टिकल को दिखा रहा हूं, इसी सबको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक स्फीयर का शेप बनेगा। और यही स्फीयर का शेप को कहते हैं वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल ये शेप बना, वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। अगर मान लो लाइन सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट टाइप का सोर्स है, इसका वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल बनता है। वो कैसे बनता है? जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट है, ये तो सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया। इसके आसपास जितने भी मीडियम मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो डॉट तुम देख रहे हो, यहां से आर रेडियस पर एक साथ ये सारे पार्टिकल जो है वो डिस्टर्ब होंगे। और इन्हीं सबको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो मेरा वेव फ्रंट तैयार होगा। तो यहाँ वेव फ्रंट जो है इज सिलिंड्रिकल। तीसरा है प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन ही होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, वो जो रात में जो क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच के जो लाइटनिंग सिस्टम जब आप गौर करोगे तो ये लगभग प्लेन टाइप का है ना। आजकल तो वो मॉल वगैरह सब में छतों पर देखोगे तो ये एलईडी का प्लेन टाइप का रखा रहता है ना, बनाया हुआ से। अच्छा है ना। तो ये जो है आपका प्लेन सोर्स है। यहाँ से आप अगर आर दूरी पर तुम देखोगे तो पैरेलल प्लेन्स टाइप के ही इसके वेव फ्रंट क्या हो, ये आपके हो गए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज प्लेन, ये आपके वेव फ्रंट बन। ये तीन तरह के आपके सोर्स हैं, तो ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता लाइन सोर्स का वेव फ्रंट क्या, प्लेन पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या, प्लेन सोर्स का। फिर इसके बारे में आगे हाइजीन ने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट जो बोला, ईच पॉइंट ऑन द वेव front is a new source of light. New source of light. New source of light कह सकते हैं, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड वेवलेट्स। क्या कहा गया? वेवलेट्स। ठीक
है, जैसे कि आप देखो, ये मान लो कि मेन सोर्स, ये मेन सोर्स, तो ये मेन सोर्स का वेव फ्रंट जो है आपका तो एक स्फेरिकल बन गया। ये सारे पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आगे कहा गया कि ये जितने भी आपके सोर्सेस हैं, ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, S1, S2, S3, जितने भी हैं, 1000, 1 लाख जो भी है, ये S1, S2, S3 अब ये क्या होगा, ये भी अपने आप में डिस्टरबेंस की तरह काम करेगा और ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा। ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा, ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा। तो ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस तैयार हो गया और इसका वेव फ्रंट जो बनेगा है ना, S1, S2, S3, यहां पर क्या कहलाएगा, वेवलेट्स। हियर S1, S2, S3 डैश डैश आर न्यू डिस्टरबेंस, और इस डिस्टरबेंस का जो वेव फ्रंट फिर फर्दर बनेगा आगे में, वो ये जो वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट ऑफ वेवलेट, न्यू डिस्टरबेंस कॉल्ड वेवलेट। है, तो इस तरह से एक वेव फ्रंट बना। तो पहला ये देखो, ये जो है आपका रेड कलर वाला, ये जो है ये एक अपना वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट किसका है, ये वेव फ्रंट है मेन सोर्स का, जो S सोर्स है वो है उसका वेव। ये जो रेड कलर का देख रहे हो, दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ सोर्स S सोर्स का। और ये जो वेव फ्रंट है, ये जो आपका ब्लैक कलर का हम दिखा रहे हैं, ये वाला, ये जो स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट आप देख रहे हो, ये वेवलेट का वेव फ्रंट, वेव फ्रंट ऑफ वेवलेट S। ये जो है वेवलेट है, वेव फ्रंट है ऑफ वेवलेट S2। इसी तरह से ये जो स्फेरिकल है, ये भी वेवलेट है, किसका, वेव फ्रंट है किसका, वेवलेट S3। और इसी तरह से अगर आप और आगे फर्दर मूव करो, यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये भी अपने आप में एक डिस्टरबेंस की तरह काम करेगा और ये फिर अपना एक वेव फ्रंट अपना क्रिएट करेगा। दिख रहा है येलो कलर का? यस सर। ये जो है आपका S, ये सब अपने आप में एक डिस्टरबेंस की तरह काम करेगा, ये अपना एक वेव फ्रंट आगे फर्दर करेगा और इसी तरह से वेव फ्रंट आगे की तरफ ट्रेवल करता है। इसी तरह से वेव फ्रंट आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं। और ये किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो ये ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखा ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट और न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कॉल्ड वेवलेट्स। यहाँ S1, S2, S3 ये सब वेवलेट्स हैं। ईच वेवलेट्स और हर एक वेवलेट हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर आप लाइन सोर्स का बात करो, तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा था फ्रेंड्स? सिलेंड्रिकल था। ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है। अब अगर हम इसका एक कोई पार्टिकल लें, ये जो पार्टिकल लें, ये सारे जो है वेवलेट्स हो गए, S1, S2, S3 वेवलेट्स हो गए। यस सर। और ये अपने आप में एक सोर्स की तरह काम करेगा, तो ये कैसा सोर्स हुआ? पॉइंट सोर्स हुआ ना? पॉइंट सोर्स हो। और ये अगर पॉइंट सोर्स हुआ तो पॉइंट सोर्स का जो होगा वो स्फेरिकल होगा। यस सर। ठीक है, तो ये लाइन सोर्स का तो मेन वेव फ्रंट तो सिलिंड्रिकल है,
लेकिन उस लाइन सोर्स का जो वेव फ्रंट के जो वेवलेट्स बने वो तो पॉइंट सोर्स ही बने, तो उसका पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो हमेशा स्फेरिकल। ये वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, ये सब स्फेरिकल बने। तो ईच वेवलेट का जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, चाहे वो वेवलेट चाहे किसी भी वेव फ्रंट का पार्टिकल। So each wavelets have spherical wave front and travels with the speed of light. With the speed of light. यही दो बात जाननी है। डिफरेंट सोर्स की जो वेव फ्रंट होंगी उसका शेप अलग अलग होगा, लेकिन उस वेव फ्रंट के जो वेवलेट्स बनेंगे वो हमेशा पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, और उस वेव फ्रंट की जो वेवलेट होंगी वो हमेशा स्फेरिकल। ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दी forward envelope of secondary wavelets are at any instant gives a new wave front. जैसे देखो ध्यान से, मान लो कि आपका पॉइंट सोर्स है और इसका ये एक वेव फ्रंट बना, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वेवलेट्स, ये एक स्फेरिकल बना। इसका अगर आप एक इन्वेलप बनाए तो देख रहा हूं, एक ये फिर नया एक वेव फ्रंट बन जाएगा, है ना, ये वेव फ्रंट बन जाएगा। ये अगर आपका पहला वेव फ्रंट है ए और ये दूसरा एनवेलप का वेव फ्रंट हुआ ए डैश, और तुम गौर से देखोगे तो वेव फ्रंट जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल, वेव फ्रंट आगे की तरफ ट्रेवल ए से ए डैश, और ये जो स्पीड होगा इसका, ये जो स्पीड होगा इसका वो लाइट की स्पीड, ठीक है। इस लाइन सोर्स का तुम देखो, ये जो लाइन सोर्स है, ये जो लाइन सोर्स है, इसका वेव फ्रंट तो आपका सिलेंड्रिकल बना, ये सिलेंड्रिकल बना, और इसके जो पार्टिकल्स के वेव फ्रंट बने स्फेरिकल बने, स्फेरिकल बने। इधर से भी जो पार्टिकल्स के वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल बनेंगे। और अगर हम इसको इन्वेलप कर दें तो क्या दिख रहा है, क्या वो फिर एक सिलेंड्रिकल बना ना? यस सर। और यही वेव फ्रंट, ये जो नेक्स्ट, ये जो पहला वाला था वो ए था और दूसरा वाला ए डैश था, ये जो चलता है वो लाइट की स्पीड से चलता है। यही बात बोला गया कि द फॉरवर्ड इन्वेलप, जो आगे वाला इन्वेलप है, of the secondary wavelets at any instant gives a new wave front, एक नया वेव फ्रंट दे देता है। और यहां पर ये बोला गया कि जो वेव फ्रंट है तो जो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल। इस बात को लिखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, the wave front is always perpendicular to the direction of wave propagation.
डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन रिप्रेजेंटेड एज रे ऑफ लाइट, रिप्रेजेंटेड एज रे ऑफ लाइट, है ना। ये जो आपका आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है एज ए रे ऑफ लाइट, मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया कि चलता कौन है लाइट में, इस हाइजीन प्रिंसिपल के अनुसार चलता कौन है, तो वेव फ्रंट चलता है। ये पहला वेव फ्रंट, ये आपका दूसरा वेव फ्रंट, ये चलता है आगे, ये चलता है। और ये किस तरह चलता है, तो रे के डायरेक्शन के, ये जो रे का डायरेक्शन है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यस सर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। तो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। रे ऑफ लाइट, यहाँ एक बात नोट करनी है, हमेशा दिमाग में रखनी है, रे ऑफ लाइट विल बी ऑलवेज perpendicular to the wavefront. ठीक है, perpendicular to the wavefront। तो इस तरह से लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, इस तरह से लाइट एक जगह से दूसरी जगह हाइजीन के नियम के अनुसार। हाइजीन की बाकी और सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। okay. तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, दिन हो गया, भूल गया। हाइजीन की बात बताया था, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एज ए वेव व्हिच रिक्वायर्स मीडियम मटेरियल टू पास द एनर्जी। दूसरा बताया फॉर वैक्यूम, हाइजीन कंसिडर्ड इट एज ए मीडियम, नेमली ईथर, having very high elasticity and very low density, so that the speed of wave is maximum in medium is maximum and it is equal to 3 into 10 power। बाद में later on the medium like ether is disproved experimentally। बाद में ये जो ether like medium हाइजीन ने assume किया था वो disproved हो गया experimentally। और फिर एक और बात पता चला कि जो एक घटना है लाइट की पोलराइजेशन, वो हाइजीन की व्यक्ति से हम प्रूव नहीं कर सकते। ये दो बातों से हम हाइजीन की थ्योरी को फाइनली एक्सेप्ट नहीं कर। बाद में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। इस वेव थ्योरी से लाइट के बारे में बोला गया कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, ना कि मीडियम के मटेरियल ऑसिलेट करते हैं। और इस घटना और इस तरह हम जब कंसीडर करें लाइट को, तो उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और साथ में पोलराइजेशन जो है, ये भी फिनोमेना सक्सेसफुली प्रूव्ड होता है। लेकिन ये घटना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से प्रूव नहीं। ठीक है, तो बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को प्रूव करने के लिए आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है, जिसमें लाइट को एज ए पार्टिकल कंसीडर किया गया और उसमें फोटोन उसका नाम दिया गया। और जब हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं तो फिर बाकी जो लाइट की ये फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब फिनोमेना प्रूव नहीं होता, सिर्फ पार्टिकल ही रह जाता है। और इस तरह से लाइट को हम फाइनली डुअल कंसिडरेशन में लेने लगे। ठीक है, तो
डुअल कंसिडरेशन इसलिए लिया गया कि लाइट कभी जो है वो पार्टिकल की तरह काम करता है, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को हम रियलाइज करते हैं, और बाकी लाइट जो है और सब जगहों पर नॉर्मल वेव की तरह काम करता है, जिसको हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ हम चूंकि वेव का नेचर डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लाइट का भी पहला डिस्कशन करेंगे, नाम है उसका इंटरफेरेंस। ठीक है प्रिंस? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस में कहा गया कि जब दो कोहेरेंट मतलब दो वेव जिसकी फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसको कोहेरेंट कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक जिसका वेवलेंथ सेम हो। यस सर, सेम। सिंगल वेवलेंथ। यस सर। और दोनों वेव सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करें, ऑलमोस्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और इस तरह के वेव अगर कहीं जाकर के मिलते हैं, तो मिलने के बाद देखा गया कि कहीं पर दोनों की एनर्जी से ज्यादा का एनर्जी फॉर्म हो रहा है, और कहीं और दूसरी जगह पर दोनों के एनर्जी से कम एनर्जी जो है वो अपीयर हो रहा है। मतलब कि एनर्जी ज्यादा का मतलब क्या हुआ? लाइट एनर्जी ज्यादा मतलब क्या हुआ? वहां पर ज्यादा चमक। यस सर। और लाइट की एनर्जी कम का मतलब हुआ कम चमक। और यही घटना को बोला गया इंटरफेरेंस। तो पहले आप इस घटना को नोट कीजिए। When two or more, अब जरूरी नहीं है कि दो ही वेव से इंटरफेरेंस हो, दो से ज्यादा भी वेव्स मिल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि जो वेव्स हैं कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट लाइट वेव of same frequency and wavelength, सेम वेवलेंथ हो गया तो मोनोक्रोमेटिक हो गया। ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट in same direction, are superimposed। सुपरइम्पोज मतलब दोनों जब मिलते हैं तो क्या पाया गया? Then at some place the intensity is more than their sum, more than their sum, दोनों के जोड़ से ज्यादा है। And at some other place less than their sum, कहीं पर दोनों के जोड़ से ज्यादा और कहीं पर दोनों के जोड़ से कम इंटेंसिटी बनता है। दिस फिनोमेना is called interference, है ना? इस फिनोमेना को क्या कहा गया? इंटरफेरेंस। ड्यू टू the formation of maxima, जहां पर दोनों के जोड़ से ज्यादा बना, एंड मिनिमा, जहां पर दोनों के जोड़ से कम।
जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक लाइट का सोर्स है, ये लाइट है, एक लाइट का सोर्स ये लाइट है, और ये दोनों यहाँ पर जाकर मिल गए और मिल करके एक ये लाइट बना। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी I1 है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एनर्जी। इंटेंसिटी मतलब सर एनर्जी, सर जितना इंटेंसिटी है उतना लाइट ज्यादा चमके। नहीं, इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन है, इंटेंसिटी is the energy cross per unit per unit area per unit time. Yes sir, per unit time। इसको हम पावर बाय एरिया भी बोल सकते हैं। yes sir, पावर बाय एरिया। yes sir। एक बात तो ये हुआ इंटेंसिटी के बारे में। दूसरी और बात, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यस सर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के अगर आप गौर से देखो तो इंटेंसिटी जो है वो कुछ नहीं, एनर्जी है। एनर्जी, यस सर। ना, अगर हम एरिया को यूनिट बना लें, टाइम को भी यूनिट बना लें, तो यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में जो एनर्जी होगा वही तो इंटेंसिटी है। यस सर। एनर्जी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? एनर्जी स्केलर है। यस सर, स्केलर। अब जैसे मान लो कि ये एनर्जी I1 लेकर वेव चला, ये एनर्जी I2 लेकर के वेव चला, और यहाँ अगर दोनों मिल गए और मिलने के बाद अगर यहाँ की एनर्जी I1 प्लस हुआ, दोनों का जोड़ हो गया, तो ये तो सिंपल घटना है ना। यस सर। ये कोई स्पेशल घटना नहीं है, सिंपल घटना। ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये वाली एनर्जी I1 प्लस I1 और I2 जुड़ने के बाद अगर यहाँ पे ये न बन के अगर I1 प्लस I2 से ज्यादा बन गया, ज्यादा हो गया, मोर देन I1 प्लस I2 हो गया, या लेस देन I1 प्लस I2 हो गया, तो ये स्पेशल घटना है। अगर मान लो कि 10 जूल प्लस 5 जूल ये दोनों जोड़ते हैं और ये 15 जूल हो गया, तब तो ये सिंपल घटना है, होना ही चाहिए। लेकिन अगर 10 जूल और 5 जूल को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद मान लो ये हो गया 20 जूल, तो क्या ये सिंपल घटना है? नहीं सर, ये नहीं है। मान लो कि अगर हम 10 जूल और 5 जूल को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद मान लो बन गया 7 जूल, तो क्या ये सिंपल घटना है? नहीं सर। ये स्पेशल घटना, यही घटनाएं होती हैं जब हम दो वेव्स को, खासकर जब वो दोनों वेव्स कोहेरेंट हो और सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ जाकर के कहीं पर सुकून हो। इसी बातों को इंटरफेरेंस नाम दिया गया, जिसको अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस बात को हम लेते हैं, जैसे मान लो ये वेव है और ये वेव की इंटरफेरेंस हो रही है, और इस वेव का हम इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन है y1 और इसकी इक्वेशन है y2, और ये दोनों मिलके एक फाइनल इक्वेशन बना, फाइनल वेव का इक्वेशन बना y। तो y बराबर क्या होगा? y बराबर होगा y1 प्लस y2। ये बातें ध्यान करें, ठीक है। चलिए कुछ बातों को पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो कोहेरेंट है, इसका मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यस सर, फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना। मोनोक्रोमेटिक,
मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ, ये सब टर्म्स हैं जो आपको जान के रखने हैं। और सेम डायरेक्शन तो देखने में लगेगा, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। होल क्या होता है? होल हुआ आपका, जैसे ये मान लो कोई प्लेट है, यस सर, ये प्लेट है तो बीच में कोई छेद हो गया तो ये होल हो गया, यस सर, होल हो गया ना। और एक होता है स्लिट। स्लिट बहुत ही मतलब स्मॉल। लंबा होल। अच्छा सर, स्लिट मतलब लंबा होल, जैसे कि बीच से चीरा लगा दी, जैसे ये आपका हो गया लंबा होल, दिख रहा है? यस लंबा होल, ये आपका स्लिट कहलाए। यस सर, ये जो है बीच में जो छेद दिख रहा है ये वाला, वो लंबा होल। ये बीच में गोल है तो गोल हो गया होल, और ये हो गया है ना स्लिट मतलब लॉन्ग होल, होल इन लेंथ, होल इन लेंथ। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ और एरिया ऑफ होल कह सकते हो, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लिट, स्लिट। और एरिया ऑफ स्लिट। एरिया ऑफ स्लिट, अगर मतलब कहने का कि अगर आप होल का छेद का साइज अगर ज्यादा करेंगे तो उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इस इंटरफेरेंस की फिनोमेना को एक खास एक्सपेरिमेंट से हम लोग डिस्कस करते हैं, नाम है उसका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें दो ठो छेद होते हैं, लंबे लंबे से दो ठो छिद्र होते हैं। ठीक है, अगर हम आपको एक प्लेट बना करके दिखाएं, जैसे कि ये देखो, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और इस प्लेट के भीतर में दो ठो छेद, लंबा लंबा, वो छेद ये हो गया, एक ठो छेद यहाँ हो, दिख रहा है? बाकी बीच में ये स्पेस है, कार्डबोर्ड का स्पेस। यही दो ठो स्लिट, इसको S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके स्लिट्स हैं। इसी स्लिट को हम कुछ, अगर हम इसको इस तरह बनाएं, अगर इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, दिख रहा है? यस, इस तरह से कार्डबोर्ड को इस तरह से अगर हम स्लिट रखेंगे और सामने से अगर इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा? 3 डायमेंशन तो नहीं बनेगा, लेकिन आप सामने से इसको देखोगे इधर से तो आपको सिर्फ ये वाली
छिद्र दिखेगा, ये वाली से छिद्र दिखेगा। अगर आप इधर से व्यू करोगे तो ये वाला ना छिद्र दिखेगा, तो लंबा चला गया ना इधर में, लंबा चला गया। उसको हम अगर 1 मिनट पहले हुआ था, 1 मिनट से 2 मिनट इस तरह से बना कर और अगर आप इसको इस साइड से व्यू करो, यहाँ से व्यू करो, ध्यान में दिन तो हमारा ये लेता कहाँ बन गया वो लंबा वाला। चलो ठीक है, डिलीट पता बड़ा हो गया। हाँ अपने आप इतना बड़ा हो गया। सब भाग जा रहा है। अब जगह पे आ गया है ना। यस, ये इसको भर दिए, चौक से बड़ा आराम से बन जाता था। ये दोनों स्लिट्स हैं आपके, S1 और अगर हम इसको कॉपी करें और इसको घुमा दें और इसका व्यू बदल दें, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो आपको छिद्र बस ये वाली दिखेगी ना, छिद्र दिखेंगे, लेकिन ये लंबा सा छिद्र है ना। यस सर। तो हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं। दिस इज द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड लिया और इसी कार्डबोर्ड में लंबा लंबा इस तरह से खड़ा खड़ा स्लिट बनाए। एक स्लिट ये बना लेते हैं यहाँ पे और एक स्लिट ये बनाए। दिख रहा है स्लिट? यस सर। ये होल नहीं है, स्लिट है, ये लंबा स्लिट है, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे कहीं दूर में एक स्क्रीन हम कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द स्क्रीन, ये स्क्रीन है। ये स्लिट है, स्लिट S1, ये स्लिट S2 है। अच्छा एक बात बताओ, स्लिट बताने से पहले एक बात ये बताओ, मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक बल्ब ले जला देते हैं, ये बल्ब रोशनी का पीछे, इस कार्डबोर्ड के पीछे जिसमें 2 छेद बने हुए, और अगर हम इस छेद को बंद कर दें, इस छेद को बंद कर दें और ये छेद खुला हुआ है, तो यहाँ जो स्क्रीन मैंने रखा, ये जो स्क्रीन है आपका, इस स्क्रीन पर लाइट कहाँ गिरेगा? क्या एकदम से यहाँ अकेला गिरेगा या पूरी स्क्रीन पर लाइट आए? विवेक बताओ तो। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ बोलो ना। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका कार्डबोर्ड है, ये आपका कार्डबोर्ड है, जिस कार्डबोर्ड में हमने 2 ठो लंबा छेद कर दिया, 2 ठो लंबा छेद कर दिया, और एक छेद को हम बंद कर दिए हैं, यहाँ पर ढक दिए हैं, और एक छेद को खुला रखे हैं, और यहाँ पर बल्ब, इस कार्डबोर्ड के पीछे को बल्ब जला दिए।
क्वेश्चन मेरा ये है कि यही जो बल्ब से जो रोशनी निकलेगा, ये जो रोशनी आगे बढ़ेगा, तो ये जो छिद्र से लाइट आगे जाएगा, तो स्क्रीन पर ये जो स्क्रीन है आपके, इस स्क्रीन पर क्या पूरा स्क्रीन पर लाइट आएगा या सिर्फ यहाँ से ऐसे लाइट बस एक ही जगह यहीं पर पहुंचेगा? नहीं सर, पूरा जाएगा। पूरा स्क्रीन पर लाइट आएगा? यस सर। प्रिंस, तुम्हारा क्या जवाब है सर? तो पूरा स्क्रीन पे आएगा। पूरा स्क्रीन पर लाइट आएगा, है ना? पूरा स्क्रीन पर लाइट। तो एक छेद को खोलोगे तो उस छेद से जो लाइट आएगा वो पूरे स्क्रीन पर। अगर हम दूसरा छेद को खोल देंगे एक मिनट, अभी इतना तेज हवा मत चलाओ, इसको बुखार उतरेगा तब देखो। ऐसा अभी अभी पूरा बुखार उतरा नहीं है। ठीक, अगर हम ये वाला छेद बंद कर देंगे प्रिंस, और ऊपर वाला छेद को खुले रखेंगे, तब जो इस बल्ब से रोशनी इस छेद को पार करके स्क्रीन पर आएगा, वो पूरी स्क्रीन पर आएगा। यस सर। और अगर हम दोनों छेद को एक साथ खोल देंगे तब फिर क्या होगा? तो फिर भी तो ऐसे ही आएगा। फिर भी तो वैसे ही आएगा, लेकिन अब स्क्रीन पर दो दो छेद से लाइट चलेंगे। यस सर। अब स्क्रीन पर जो लाइट, जैसे यहाँ पर लाइट जो पहुंचेगा वो इस छेद से पहुंचेगा और इस छेद से भी पहुंचेगा। यस सर। यहाँ जो लाइट आएगा वो इस छेद से भी आएगा, इस छेद से भी आएगा। यहाँ जो लाइट आएगा वो इस छेद से भी आएगा, इस छेद से भी आएगा। यहाँ जो लाइट आएगा वो इस छेद से भी आएगा। मतलब इंटायर स्क्रीन पर जो लाइट आएंगे वो दोनों छिद्र से लाइट पहुंचेंगे और जा करके मिलकर, है ना, मैक्सिमा मिनिमा का निर्माण। तो अभी हमको बस यही समझाना था कि अगर हम यहाँ पर कार्डबोर्ड में दो लंबा छेद कर दिया, जिसको हम नाम स्लिट कहते हैं, S1 और S2, और इन दोनों स्लिट की बीच की दूरी को मान लेते हैं D। हालांकि ये दूरी हम बहुत ज्यादा लिए हैं बस समझने के लिए, ये दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। और ये जो स्क्रीन हमने रखा वो यहाँ से कुछ दूरी पर, ये स्क्रीन की दूरी है कैपिटल D। और मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P पर, यहाँ ये पॉइंट P है, यहाँ पर इस सोर्स से लाइट चल के वहां पर सुप्रीम पोज किया, यहाँ से चलकर यहाँ मिला, और यहाँ से भी लाइट चलकर वहां। ये एक लाइट सोर्स चला ऐसे Y1, एक लाइट ये सोर्स चला ऐसे Y2, और ये दोनों जाकर के पॉइंट P पर सुप्रीम, मान लेते हैं Y दूरी पर। और उस पॉइंट P की जो एंगुलर पोजीशन है वो एंगुलर पोजीशन थीटा। ये आप चित्र अपने कॉपी में बना लीजिए, ये काफी काम का चित्र।
हमारा मन के साल दे पहले कोई कितने कर दे तो गरम रहेगा वगैरह खाली कितना दिन हो गया इसको? पाँच सामने लगाना ऐसे तरीके से आगे बढ़े। यस ये जो पहला वाला वेव है y1, ये देखो तो कितनी दूरी ट्रेवल किया। मान लेते हैं ये दूरी ट्रेवल किया x1, और ये जो दूसरा वाला वेव है वो s2 से चला और p तक पहुंचा। मान लो ये दूरी ट्रेवल किया x2, x2 ज्यादा है ना x1 से। यस सर तो मान लेते हैं लेट y1 and y2 are two light waves superimposed at p पॉइंट पर सुपरइम्पोज किया। y1 का अगर हम इक्वेशन लिखें, y1 बराबर क्या लिख सकते हैं? a1 sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यस सर क्योंकि ये जो पहला वेव है उसका जो पाथ है वो x1 है, यस और दूसरा जो वेव है उसका इक्वेशन होगी a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स2 माइनस और इस वेव के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, ये a1 a2 क्या है? एम्पलीट्यूड्स है। एम्पलीट्यूड्स Here a1 and a2 are amplitudes of waves. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप 2 न्यू पाई भी कहते हो, यस सर या न्यू को 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी कहते हो, और के को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, सर यस प्रोपेगेशन कांस्टेंट और इसका मान होता है 2 पाई बाय लैम्डा। यस सर और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ और ये जो ब्रैकेट के अंदर में साइन के बगल में जो पूरा टर्म लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स x1 x2 जो भी है, इसको क्या बोलते हैं? फेज ऑफ वेव। फेज यस फेज, जिसको हम x1 नाम दे दें तो ये हो जाएगा फेज ऑफ वेव y1, इसको हम नाम दे देते हैं पाई, नाम दे देते हैं उसको आगे बढ़ पाई 1। और ये जो दूसरा है ओमेगा टी माइनस के x2, ये है फाई 2, ये हो गया आपका फेज ऑफ वेव y। ठीक है प्लीज। यस सर ये अभी हम बस इंट्रोडक्शन दिए हैं इसका।
अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से दो, फेज डिफरेंस निकालो तो जो फेज हुआ है, फेज डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, π1 माइनस π2। तो दोनों को घटाओ तो ये ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस के x2 ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, kx2 माइनस kx1 kx2 माइनस kx। अच्छा, ये बात हमको यहाँ बताना था कि मान लीजिए कि ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, इस वेव की फ्रीक्वेंसी, ये जो पहला वेव तुम देख रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती और इसका फ्रीक्वेंसी अलग होती। तो फिर बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता तो क्या ये ओमेगा टी कैंसिल होता? यस सर। नहीं, ये कैंसिल नहीं हो पाता। यस सर। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ वेरिएशन बन जाता, टी जिंदा रहता। यस सर, यस सर, टी जिंदा रहता। तो फेज डिफरेंस क्या तब वो कांस्टेंट रह पाता? नहीं सर। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता, नहीं चेंज है। तो कोहेरेंट होने के लिए जो पहला जो हमने शर्त लिखा है, फेज डिफरेंस सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यस। जब सेम फ्रीक्वेंसी होंगे तभी जाके आपके ये ओमेगा टी कैंसिल, और तब जाके आपका फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट बनेगा, टाइम कैंसिल हो जाएगा और तभी जाके ये कांस्टेंट क्या बनेगा, थोड़ा बताओ देखते हैं। ये कॉमन ले लेते हैं, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को क्या कह सकते हैं? x1 क्या है? x1 यहाँ क्या है, देखो ध्यान से। x1 क्या है? x1 है पहला वेव का पाथ, पाथ डिफरेंस। हाँ, और x2 है दूसरा वेव का पाथ। तो x2 माइनस x1 जो है वो हो जाएगा दोनों वेव का पाथ डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बोलेंगे, जिसको हम डेल्टा x नाम से व्यक्त करेंगे। तो आपके सामने जो एक एक्सप्रेशन आया फेज डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा फाई नाम से व्यक्त करेंगे, अगले पेज में ले जाते हैं और कह सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस मेरा तैयार हुआ ये बराबर आया k इंटू पाथ। ये आया ना? यस सर। फेज डिफरेंस बराबर k इंटू x2 माइनस x1, जिसको हमने पाथ डिफरेंस किया। सिंबॉलिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा फाई, k मतलब हुआ 2 पाई बाई लैम्डा और पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा x। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप साउंड में भी यूज कर सकते हैं, लाइट में तो यूज होगा ही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ। तो अगर हम यहाँ पे x1 को x नाम दे देते हैं, x2 को x प्लस डेल्टा x नाम दे सकते हैं। यस सर। अगर हम x1 को क्या नाम दिए? x। x2 को बोल सकते हैं ना x प्लस डेल्टा x। यस सर। मतलब कि जो दूसरा वेव है वो पहला वेव से डेल्टा x ज्यादा पाथ कवर करके p तक जा रहा है। यस सर। आप इस डायग्राम को एक बार गौर से देखो, और हम यहाँ से S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लगभग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ।
तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी लगभग सेम ही है। यस सर। ये देखो येलो कलर में कर, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी लगभग एक ही है ना। यस सर। यस। तो इतना जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बना, ये जो एक्स्ट्रा इतना डिस्टेंस बना, ये वाली जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बना, है ना, पाथ डिफरेंस हो जाएगा। यस सर। X। अब आप इसको निकालने का प्रयास करो मैथमेटिक्स से। तो देखो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, दिख रहा है ये वाली थीटा, यस सर। यस सर। तो ये 90 माइनस थीटा होगा। यस सर। ये 90 माइनस थीटा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा कह सकते हैं। यस सर। ये अप्रोक्सीमेटली थीटा है, ये अप्रोक्सीमेटली थीटा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा नाम दे रहे हैं। अब आप इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर। और ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री के सामने ये जो हुआ वो हाइपोटेनियस हो गया। यस सर। और ये हाइपोटेनियस हो गया। और हमको जो निकालना है वो निकालना है बेस, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर, है ना प्रिंस? यस सर। डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते? डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, डी tan theta। यस सर। डी साइन। यस सर, डेल्टा एक्स। ये एक दूसरा रिलेशन मेरा है, डेल्टा एक्स बराबर इज इक्वल टू डी इंटू साइन। याद रहे, यहाँ पर सारी चीजें मैंने फिगर में दिखाया हुआ है। डी क्या है, स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। कैपिटल डी क्या है? between screen and slit. Of screen from slits. Yes sir. Lambda wavelength of waves. ये हम लोग यूज करेंगे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये आया, दूसरा फॉर्मूला मेरा ये है। मान लेते हैं लेट y इज द इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, सुपर इम्पोज्ड वेव। जो दो वेव्स मिले उसकी रिजल्टेंट इक्वेशन मैंने देगा y बराबर क्या लिख सकते हैं? y1 प्लस y2 लिख सकते हैं ना? यस सर। y1 बराबर कितना है? a1 sin ओमेगा t माइनस k x1। x1 को x नाम दे दिया है, x। यस सर। यस। और y2 को लिख सकते हैं a2 sin ओमेगा t माइनस k x प्लस डेल्टा x। यस सर। ये लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हम
ओमेगा टी माइनस के एक्स ये आया, और ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट तोड़ दिया यहाँ पर। यस सर। तो के डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? के डेल्टा एक्स सर। यस सर। के डेल्टा एक्स को डेल्टा फाइव लिख सकते हैं ना? यस सर। डेल्टा ये हो गया A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल्टा फाइव। ये मेरा क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स को उस इक्वेशन में A1 होगा सर। हाँ यस, पहला वाला तो A1 है, दूसरा वाला तो पहला वाला तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा वाला में हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। बताओ तो क्या फॉर्मूला हो? साइन ए प्लस कॉस बी यस सर माइनस कॉस ए साइन बी साइन डेल्टा फाइव। और हम यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी के माइनस के एक्स है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इन दोनों को एक साथ रखते हैं। A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाइव और इंटू साइन ओमेगा टी माइनस माइनस A2 साइन डेल्टा फाइव और कॉस ओमेगा टी। देखो तो कैसे लिख सकते हैं? यस सर। यहाँ हम एक छोटा सा एजम्पशन करते हैं, मान लेते हैं लेफ्ट A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाइव, हम मान लेते हैं कैपिटल ए साइन डेल्टा या कॉस डेल्टा, ताकि वेव इक्वेशन फिट हो। और ये जो दूसरा वाला है A2 साइन डेल्टा फाइव, इसको हम मान लेते हैं ए साइन डेल्टा, ताकि मेरा एक वेव इक्वेशन फॉर्म हो। तो बताओ तो इसकी जगह मैंने क्या एज्यूम किया? ए कॉस डेल्टा और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसकी जगह क्या एज्यूम किया? ए साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस। ए कॉमन ले लेते हैं, तो देखो तो कोई एक फॉर्मूला आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है? तो साइन ए कॉस बी, बी की जगह डेल्टा दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। इसको तुम ए की तरह एज्यूम करो और इस डेल्टा को बी की तरह एज्यूम, इसको ए और इसको बी। तो आपको क्या एक फॉर्मूला दिख रहा है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाली फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो बताइए तो क्या बन रहा है ये दोनों मिलके, ये सारा चीज मिलके? ए की जगह आपको क्या दिख रहा है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी की जगह दिख रहा है डेल्टा। यहाँ पर आया कॉस ए, कॉस आया कि साइन आया? ये बना ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपके हो गए फाइनल वेव, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। जब दो वेव्स जाकर सुपरइम्पोज्ड होंगे
उस वेव की इक्वेशन ये बनी। इसको हम अगर इक्वेशन 1 नाम दिए जो एज्यूम किए थे, ये नाम दे देते हैं इसको, बी इक्वेशन नाम। तो डेल्टा तुम यहां से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अगर बी को ए से डिवाइड कर दें, बी को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए और ए कट जाएंगे, साइन बाई कॉस टेन डेल्टा आ जाएगा। लेफ्ट साइड में a2 साइन डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। हालांकि इसकी हमको जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये कितना वैल्यू रखता है ये वाली डेल्टा, ये हम यहां से निकाल। हमको तो एनर्जी की जरूरत है जो कि एम्पलीट्यूड से है। और यहाँ कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। Yes. एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। और ये कैसे निकलेगा, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आप स्क्वायरिंग करके जोड़ो। यहाँ जो आपके पास इक्वेशन ए है ये है बी, दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ो। पहले राइट हैंड साइड वाले टर्म को लिख, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। यही आएगा ना, a2 साइन डेल्टा फाइव है इसका। डेल्टा फाइव है ना। Yes, sir. लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर आएंगे और कॉस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएंगे। इधर में तोड़िए तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा 5 साइन स्क्वायर डेल्टा 5 1 हो गई। प्लस और आएंगे 2a1 a2 कॉस 2 प्लस प्लस 5। ये मेरा इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये। ठीक है फ्रेंड्स। यस सर। मान लेते हैं लेट I1 I2 ये जो दो वेव्स मैंने लिया हुआ है, उन दोनों वेव्स की इंटेंसिटी है I1 I1 और intensities of two interfering waves। जो दो वेव्स S1 और S2 से चलकर P तक पहुंचे हैं, उनकी इंटेंसिटी है I1 I। तो I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पहला जो वेव है उसकी एम्पलीट्यूड A1 है ना। यस सर। यस सर। ये जो पहला वेव है उसकी एम्पलीट्यूड A1 है। देखो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो पहला वेव चला, इस वेव की एम्पलीट्यूड है A1। हाँ देखो, और इसका अभी हमने अजम्पशन किया कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो है I। इसकी एम्पलीट्यूड है A1, इसकी इंटेंसिटी है I। ये जो दूसरा वेव चला उसकी एम्पलीट्यूड है A2, सॉरी
इसका एम्पलीट्यूड है A2 और इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं, इसका हम लिखें A2 और इंटेंसिटी, ठीक है। यस सर। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1। यहाँ से I1 बराबर क्या हम K तो नहीं, C A1 स्क्वायर लिख सकते हैं। C हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। I2 को फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर बोल सकते हैं और इस तरह से I2 इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ। और मान लेते हैं कि जो I is the intensity of resultant wave। जो रिजल्टेंट वेव यहाँ पर मिला, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव पहुंचा, ये पॉइंट P पर इस वेव के चलने से और इस Y2 के वेव के चलने से यहाँ पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट वेव बना, उस रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड कितना निकाला हमने, कैपिटल A, ये निकाला ना, A एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, दैट इज कैपिटल। तो हम इसको लिख सकते हैं I डायरेक्टली कैपिटल A, और फिर यहाँ से हम I इक्वल टू C इंटू कैपिटल A। और इन सबों को I1 को, I2 को, I को यहाँ पे हम प्लेस करें। यहाँ से A1 स्क्वायर कितना बोलोगे प्रिंस, बताओ। A1 का स्क्वायर I1 बाई C, यस सर। A2 स्क्वायर क्या बोल सकते हो, I2 बाई C। और कैपिटल A स्क्वायर क्या बोल सकते हो, I बाई C। यहाँ सारे प्लेस करो, चलो प्लेस करो, तो क्या हो जाएगा, I बाई C ऑन फुटिंग I बाई C, आगे बोलो I1 बाई C, I2 बाई C इंटू 2, A1 की जगह क्या बोल सकते हो, A1 को लिख सकते हो रूट अंडर I1 बाई C, ऐसा रूट में स्क्वायर में था वो, यस सर, I2 बाई C। और cos डेल्टा फाई तो बाहर ही रहेगा, रूट सी सारे कॉमन लेकर इस C से काट दो, तो मेरा इक्वेशन फाइनल आया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। तुम देखो यहाँ एक मैजिक, अगर देख पाओ तो यहाँ पर से तुमको साफ दिखेगा कि क्या जो वहाँ रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बनी, क्या वो I1 प्लस I2 के बराबर है, नहीं सर, नहीं है। I1 प्लस I2 के साथ साथ इतना फैक्टर एक्स्ट्रा और भी है, यस सर। यही फैक्टर जो है ये काउजेज इंटरफेरेंस, यही इंटरफेरेंस का कारण होता है। ठीक है, यस सर। तो मेरे सारे रिलेशंस तो तैयार हो गए। तो प्रिंस मुझे अगले क्लास में याद दिलाना, हम ये दो वेव को जोड़े हैं मैथमेटिकल तरीके से, ये जोड़े हैं ना, यस सर। मैथमेटिकल तरीके से जोड़ के हमने फाइनली बनाया। हम आपको इसी को जोड़ने की विधि ग्राफिकली अगले क्लास में बताएंगे कि और भी कैसे तरीके से जोड़ा जाए। यस, जैसे आप इतनी बड़ी गणित करने में हमेशा कोई ना कोई गलती कर दोगे, तो ग्राफिकली मेथड से जब आप इसको ऐड करोगे तो कोई भी गलती नहीं।
नहीं है। और दूसरी बात की ग्राफिकल मेथड अगर अच्छे से सीख लेते हो तो अगर 2 वेव भी, अगर 3 वेव भी, अगर 4 वेव भी अगर आपस में सुपर इम्पोज करके इंटरफेयर कर रहे हैं तब भी उसका रिजल्टेंट आप इक्वेशन लिख सकते। ठीक है, यस सर। ये हम अगले क्लास में डिस्कस। तो आज यहीं तक रखते हैं।